से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नेपाली, यू आर एसएसटी टीचर। आज जो है हम फेडरलिज्म का थर्ड पार्ट जो है पढ़ेंगे। दो पार्ट हमने पढ़े, अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो है हमने सेकंड पार्ट में और जो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मिलाकर जो है हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे हमने पढ़ लिया व्हाट इज फेडरलिज्म। उसके बाद की फीचर ऑफ फेडरलिज्म हमने पढ़ा, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, यूनियन, स्टेट और कॉन्फेडरेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो है लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी भाषाई राज्यों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 2020 तक हमारे यहाँ काफ़ी जो स्टेट थे, जो ओल्ड स्टेट थे, वो वैनिश हो गए, गायब हो गए, और नए स्टेट जो थे वो अस्तित्व में आए। उनकी बाउंड्री में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। क्या है लिंग्विस्टिक स्टेट, देखिए। लिंग्विस्टिक स्टेट जो है इन 1947 the boundary of several old states of India was changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity or geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. यानी भाषा के आधार पर हमारे यहाँ राज्य बनाए गए। अब क्या क्या चीजें थी, किस तरह बनाए गए, तो 1947 से जो है हमारे यहाँ जो ओल्ड स्टेट थे वो गायब हो गए और नए स्टेट जो थे अस्तित्व में आए। यानी 1947 से लेकर 2020 तक बात करें तो ओल्ड स्टेट वैनिश्ड हुए और नए स्टेट जो थे वो एक्सिस्टेंस में, अस्तित्व में है। अब एक बात है, तो काफी ज्यादा चेंजेस जो है उनकी बाउंड्री में देखने को मिला और नए स्टेट जो थे वो क्रिएट हुए। अब एक बात है ये कैसे बनाएंगे कि जो व्यक्ति जिस तरह की भाषाएं बोलते थे तो उनका स्टेट भी उसी प्रकार से बनाया गया। जैसे अगर बात हो इस तरह के स्टेट जो थे बनाए गए। अब एक और बात है कि रिकॉग्नाइज तो इन सभी स्टेट को कर दिया गया, इनको मान्यता दे दी गई स्टेट को। अब ये किस तरह बनाए गए, इनके कल्चर देखकर, इनका कल्चर कैसा है, यानी एक जैसा जिसका कल्चर था उनका एक तरह से स्टेट क्रिएट कर दिया गया, एथनिसिटी देखी गई, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखी गई। ऐसे स्टेट कौन कौन से बनाए गए थे, ऐसे स्टेट थे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड बनाए। अब एक और बात है कि जो हमारे जो नेशनल लीडर थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, तो उनको इस बात का डर था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे तो कभी देश बिखरना है। जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे जो पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको बहुत ज़्यादा भय था अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे तो पूरा देश बिगड़ जाएगा। काफ़ी लंबे समय तक जो है इस बात को जो है डिले कर दिया उन्होंने, क्योंकि फियर था कि इस तरह से पूरा देश जो था वो बढ़ जाएगा। बट काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए। ये डिमांड इतनी ज़्यादा रेंज हो गई कि आखिर में गवर्नमेंट को मानना पड़ा और भाषा के आधार पर कई राज्य जो है बना दिए गए। यानी जो भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए थे तो उनसे ये बात सिद्ध हुई कि देश एक तरह से बढ़ा रही है। यानी जो डर था भाषा के आधार पर राज्य बनाने से कि एक तरह से पूरा देश जो है बिखर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट हुआ। भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए और देश में यूनिफिकेशन हुआ, एक तरह से एकीकरण हुआ। पूरा देश जो था एकता के सूत्र में एक तरह से लास्ट टॉपिक हमने रीड किया लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है रीड करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, तो जानिए क्या है इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी। ये हमारे सेकंड टेस्ट में है, यानी हमने जो पहली बार पढ़ी थी ये हमारा एक तरह से फर्स्ट टेस्ट में था, ये जानिए। अब दूसरी बात जो है लैंग्वेज पॉलिसी जो है ये हमारा क्या है, एक तरह से सेकंड टेस्ट है हमारी डेमोक्रेसी का। अब दूसरी बात है क्या कहा गया है इस लैंग्वेज पॉलिसी में, ए सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन
is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized. Scheduled language by the Constitution. According to the Constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. अब क्या कहा गया है, हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी का एक सेकंड टेस्ट है। अब दूसरी बात है, हमारा जो इंडियन फेडरेशन है उसमें लैंग्वेज पॉलिसी जो थी वो क्रिएट की गई थी, बनाई गई थी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है क्या बताया गया है कि कोई भी एक भाषा जो है, कोई भी भाषा जो है, ठीक है ना, उसको लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है। क्या बात कही गई है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, यानी हमारे यहाँ पर किसी एक भाषा को जो है नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, यानी कोई भी भाषा जो है उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। बट हिंदी क्या है, बट हिंदी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अब हिंदी की बात करें तो ये मदर टंग है, मातृभाषा इसको माना गया है। और टोटल जो है 40% जो इंडियंस जो है वो हिंदी भाषी है, वो हिंदी भाषा को बोलते हैं। कितने परसेंट? 40% है। इसके अलावा यानी हिंदी के अलावा जो है 21 जो है अदर लैंग्वेज जो है हमारे यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज की गई है। कैसे की गई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारे यहाँ पर 22 भाषाओं को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको 40% जो लोग हैं, 40% इंडियन जो है वो एक तरह से बोलते हैं। अब एक और बात बताई गई है कि हमारे इंडिया में कोई भी सेंट्रल एग्जाम कोई भी बच्चा देना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो है देना चाहता है सेंट्रल एग्जाम, तो वो हमारी इंडियन भाषा जो है, हमारी जो 22 भाषाएं जो हैं उनमें से किसी में भी अपना एग्जाम दे सकता है। अब उसके बाद की बात है ऑफिशियल पर्पस के लिए। क्या बताया गया? ऑफिशियल पर्पस के लिए 1965 में क्या किया था? 1965 में इंग्लिश को स्टॉप कर दिया गया। इंग्लिश जो भाषा है ना उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए हमारे यहाँ पर 1965 में जो है बैन कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। बट तमिलनाडु जैसे ऐसे स्टेट थे, उन्होंने कहा कि इंग्लिश भाषा को लगातार बनाए रखा जाए, उसको बैन नहीं किया जाए। और तमिलनाडु ने एक तरह से मूवमेंट किए, आंदोलन किए और वहाँ पर हिंसक रूप देखने को मिला। उसके बाद जो है हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि इंग्लिश भी जो एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई, हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। हालांकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारे एक तरह से हमारी गवर्नमेंट है हिंदी को एक तरह से प्रमोट जरूर करती है, हिंदी भाषा को प्रमोट करती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी भाषा जो है उसको वो अपने अधीन करे, उसको काम करने के पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कोई भी स्टेट का व्यक्ति या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट की जो अपनी लैंग्वेज है उसमें काम काज कर अपने रूल बना सकते हैं। ये तो सारे काम जो है कोई भी जो है स्टेट लैंग्वेज में कर सकता है, क्योंकि अपने हर स्टेट की अपनी क्या होती है, एक तरह से लैंग्वेज होती है जिसको स्टेट लैंग्वेज बोला जाता है। अब यहाँ पर हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, सभी जो है फ्रीली जो है बोलते भी हैं और उसमें काम किया भी जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि टोटल लैंग्वेज कितनी हमारी 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग जो है हमारे यहाँ टोटल जो है 22 भाषा होती है। हमारे यहाँ पर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई भी जो है बच्चा जो है सेंट्रल एग्जाम अगर देना चाहता है तो किसी भी भाषा में दे सकता है। तो टोटल जो 22 भाषा बताई गई उसमें किसी में भी जो है एग्जाम दे सकता है। और सबसे ज़्यादा जो भाषा बोलने वाले कौन से हैं, वो हिंदी भाषी लोग हैं। 40% लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो लैंग्वेज पॉलिसी पर, लैंग्वेज पॉलिसी आपको समझ में आई। अब जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है। हमारे यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन कैसे है? देखो, जो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन जो है एक दूसरे से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक विश्वास के तहत बने हुए हैं। और हमारे यहाँ पर पावर शेयरिंग भी की गई है।
अब एक और बात है, जो अरेंजमेंट हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किया गया है, पावर शेयर की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। अब वो एक दूसरे की बात को कैसे मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अरेंजमेंट किया है उसको वो कैसे फॉलो करते हैं, उसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंटर में है, और दूसरी बात मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हुई है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर बात करें एक तरह से और बात करें स्टेट की, तो स्टेट में भी जो है बीजेपी गवर्नमेंट है। एग्जाम्पल से समझना, सेंटर में भी गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की, स्टेट में भी गवर्नमेंट किसकी होगी, बीजेपी की। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से फ्रीडमली काम करने नहीं देती, यानी पूरी तरह से स्वतंत्रता सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रखी। अब एक और बात है कि भाई मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, वहां पर बीजेपी जो पार्टी है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, और जो अदर स्टेट है तो वहां पर जो है एक तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी हुई है, एक तरह से पार्टी जो है उन्होंने स्टेट में गवर्नमेंट बना रखी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले के टाइम में क्या था, 1990 से पहले क्या था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने देती थी, क्योंकि पार्टी डिफरेंट है, और कोशिश करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी तरह से डिसॉल्व हो जाए, भंग हो जाए, उनकी एक तरह से गवर्नमेंट ही नहीं रहे। बट हमारे यहाँ पर 1990 का समय आया। अब 1990 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो सिंगल मेजोरिटी में नहीं आई, ना ही एक तरह से स्टेट जो एक तरह से गवर्नमेंट जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ना ही वो एक तरह से सिंगल मेजोरिटी में आ पाई। यानी अगर सेंटर की बात करें तो जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, यानी एक पार्टी ने दूसरी तीसरी चौथी पार्टियों से एक तरह से सपोर्ट लिया, सहयोग लिया, और उसके माध्यम से जो है हमारे इंडिया में जो है गवर्नमेंट बनाई जानी शुरू हो गई। ऐसा सिर्फ जो है सेंट्रल लेवल पर ही नहीं हुआ, स्टेट लेवल पर भी हुआ। और उसी समय जो है एक तरह से जो रीजनल पार्टियां जो थी स्टेट में काफी ज्यादा अस्तित्व में आई, यानी अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी या बोल सकते हैं जो मेन पार्टियां थी, उनको पता लग गया कि अब ऐसा समय नहीं रहा है कि हम अकेले अपनी गवर्नमेंट बना पाए, इसलिए उन्होंने जो है एक तरह से सपोर्ट जो है, कोलिशन जो है, सहयोग जो है दूसरी तीसरी पार्टियों से लेना शुरू कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से इस बात को इंटीग्रेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि अब जो है कोई भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता, ना ही कोई दूसरी पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अपने अधीन जो है एक तरह से उसके अंडर में लेकर उसको काम करा सकती है। यानी 1990 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि खुले रूप से स्टेट गवर्नमेंट जो है काम कर सकती है। तो उसके बाद जो था, अब कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है, एक तरह से फ्रीडमली वो काम करती है। मर्जी से चले